नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में यहाँ पे हम चौथा देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास का, जो दिव्यकीर्ति सर का है, दृष्टि आईएएस का। ये चौथा पार्ट होगा हमारा और ये चौथा क्लास का नोट्स होगा। इसमें हमने पिछली क्लास में समकालीन उपन्यास पे एंड अप किया था, उसी के आगे हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आगे तो मार्क्सवादी समाजवादी उपन्यास हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। ठीक है, ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास भी हमने पढ़ लिया था। तो आइए देख लेते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था ये सब सारी चीज़ें, कितने चौराहे, दीर्घ तपा, भीष्म साहनी के सारे उपन्यास, फणीश्वरनाथ रेणु के भी सारे उपन्यास पढ़ लिए थे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं उत्तराधुनिकता के संबंध उपन्यास। स्त्री वर्ग से संबंधित उपन्यास, तो समकालीन उपन्यास आज का हमारा टॉपिक होगा। चलिए ठीक है, देखिए बात करें समकालीन उपन्यास की, तो समकालीन हिंदी उपन्यास की समय सीमा को लेकर हिंदी साहित्यकार को एवं आलोचकों में मतैक्य नहीं रहा। मतलब मतों में एकता नहीं रही है। कुछ के मत में 1960 से अब तक के, कुछ के मत में 1970 से अब तक के, तथा अन्य विद्वानों के मतानुसार 1980 से अब तक के उपन्यास समकालीन उपन्यास के दायरे में आते हैं। इस संबंध में यह विचारणीय है कि 1960 से 1980 तक की परिस्थितियां से आज की परिस्थितियां काफी भिन्न हैं। आज हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उसकी शुरुआत 1980 के आसपास से होती है। बात करें तो 1980 से शुरू हुई सूचना क्रांति से समाज में व्यापक बदलाव होने शुरू हुए, जिसे 1991 से आरंभ हुई आर्थिक उदारीकरण की नीति और परिणाम स्वरूप भूमंडलीकरण की तीव्र प्रभावों ने और गति दी। अतः अब 1980 के बाद के उपन्यासों को ही समकालीन उपन्यास की संज्ञा देना उचित जान पड़ता है। मीडिया क्रांति, उत्तर आधुनिकता, भूमंडलीकरण, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, सामाजिक राजनीतिक समस्याएं, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, इतिहास की पुनर्व्याख्या, वृद्धावस्था आदि वे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनसे संबद्ध उपन्यासों की रचना समकालीन समय में की गई थी। समकालीन हिंदी उपन्यासों को निम्नलिखित विषयों में बांटकर समझा जा सकता है। पहला है सूचना क्रांति से संबंधित उपन्यास। देखिए, बात करें तो सूचना क्रांति से संबंधित उपन्यासों की, तो 1980 के बाद तेजी से मीडिया में क्रांति हुई, जिसे न सिर्फ पूरे विश्व को गांव बना दिया, अपितु ग्लैमर की चमक दमक भी पैदा कर दी। परिणाम यह हुआ कि युवा पीढ़ी टीवी व फिल्मों में काम करने के लिए बेचैन हो गई। पर्दे के पीछे की सच्चाई, जिसमें यौन शोषण से लेकर हर तरह का दमन शामिल है, आम आदमी की निगाह से छिपा रहा। कुछ उपन्यास मीडिया के इसी आंतरिक जीवन की दिखाते हैं, जैसे निर्मल वर्मा का रात का रिपोर्टर, पंकज बिष्ट का लेकिन दरवाजा, सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए और मित्रा मुदगल का एक जमीन अपनी। ऐसे कुछ उपन्यास के उदाहरण हैं। वहीं बात करें उत्तर आधुनिकता से संबंध उपन्यास की, तो समकालीन हिंदी उपन्यास को संवेदना एवं संरचना के धरातल पर प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक उत्तर आधुनिकता है। उत्तर आधुनिकता के स्वरूप को लेकर चिंतकों में बीच विवाद की स्थिति है, लेकिन सामान्यतः उत्तर आधुनिकता के लक्षणों में वैश्वीकरण, इतिहास और विचारधारा का अंत, साथ ही में केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी आविर्भाव हुआ। सभ्यता एवं संस्कृति की किसी आदर्श मानक की जगह बहुसांस्कृतिक अस्मिताओं, यानी एक संस्कृति की जगह कई संस्कृतियों को यहाँ पर स्वीकारा गया, आदि सम्मिलित है। इन प्रवृत्तियों का वहन हिंदी के कई समकालीन उपन्यासों में, जो है अगर आप देखेंगे तो दिखाई देगा उत्तराधुनिकता से संबंधित उपन्यास में। वहीं अगर बात करें तो हिंदी के सर्वाधिक चर्चित उत्तर आधुनिकतावादी उपन्यासकार मनोहर श्याम जोशी हैं। हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद कसब, क्याप, मैं कौन हूँ आदि मनोहर श्याम जोशी के प्रमुख उपन्यास हैं, जो उत्तर आधुनिक स्थितियों को प्रस्तुत करते हैं। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी ग्लोबल विलेज की अवधारणा से प्रभावित है, इतिहास के अंत को संकेतित करती है। हमजाद के केंद्र में यौन समस्याएं हैं,
जो नारी को सिर्फ मादा और मर्द मर्द को सिर्फ पशु बनाकर प्रस्तुत करता है। वहीं कृष्ण बलदेव वैद एक अन्य महत्वपूर्ण उत्तर आधुनिकतावादी उपन्यासकार हैं। इन्हें यौन समस्याओं पर केंद्रित इनके उपन्यास विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ के आधार पर हिंदी का पहला उत्तर आधुनिकतावादी उपन्यासकार कहा गया है। इन्हीं के एक अन्य उत्तर आधुनिकतावादी उपन्यास नर नारी में औरत सिर्फ नारी है और पुरुष मात्र नर, दोनों के बीच अन्य कोई रिश्ता नहीं है। वहीं बात करें तो विनोद कुमार शुक्ल के दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिलेगा तो देखेंगे तथा सुरेंद्र वर्मा के मुझे चांद चाहिए और दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता भी महत्वपूर्ण उत्तर आधुनिकतावादी उपन्यास माने जाते हैं। तो एक दो नाम अगर याद रहे तो वेल अच्छी बात है, क्योंकि इसको आप एग्जाम में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मनोहर श्याम जोशी, कृष्ण बलदेव वैद और विनोद कुमार शुक्ल और सुरेंद्र वर्मा के उपन्यासों में व्यक्त उत्तर आधुनिकतावाद को उपभोक्तावाद और बाजारवाद के संबंध में देखने की जरूरत है, जहां विचारधारा ही नहीं समस्त मानव मूल्य विखंडित कर दिए गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि भूमंडलीकरण से संबंधित उपन्यासों की, तो आज हम समय के जिस दौर से गुजर रहे हैं वह तीव्र भूमंडलीकरण का दौर है, जो हमारी जीवनचर्या एवं वैचारिक संसार में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लेकर आया है। मूलभूत रूप में एक आर्थिक प्रक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ भूमंडलीकरण अपने प्रभाव में व्यापक और सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है और परिणामतः इसने पूरे विश्व के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे को परिवर्तित कर दिया है। वहीं भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में नई आर्थिक नीति, खुले बाजार की अवधारणा, सार्वजनिक संस्थानों का निजी स्थान में रूपांतरण और मल्टीनेशनल कंपनियों का बढ़ता प्रभुत्व, साथ ही में प्रौद्योगिकी और तकनीकी की विस्फोटक प्रकृति और कंप्यूटर और मोबाइल की तीव्र विकास, प्रबंध और वितरण की नई पद्धतियां, विज्ञापनों का मायावी संसार और परिणामतः बाजारवाद और उपभोक्तावाद के अंतहीन प्रसार ने हमारे अंतः बाह्य जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। वहीं बात करें तो भूमंडलीकरण की इस प्रक्रिया ने समकालीन हिंदी उपन्यास को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। विशेषकर 21वीं सदी में हिंदी उपन्यासकारों ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है और शायद ही भूमंडलीकरण का कोई ऐसा पक्ष हो जिस पर हिंदी उपन्यासकारों का दृष्टि न गई हो। लेकिन भूमंडलीकरण को लेकर सभी उपन्यासकारों का ट्रीटमेंट समान नहीं है। कुछ उपन्यासकार ऐसे हैं जो भूमंडलीकरण के प्रभाव में बहते दिखाई देते हैं। इन्हें भुनाने की कोशिश में वे मीडिया और सिनेमा की तरह चटपटी सामग्री प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं। लेकिन इसके विपरीत, इसके साथ ही साथ कई ऐसे उपन्यासकार भी हैं जो जीवन पर भूमंडलीकरण के प्रभावों का चित्रण करते हुए उसके सर्जनात्मक प्रतिरोध का ओर जाते हैं। स्वयं प्रकाश के उपन्यास ईंधन 2004 और काशीनाथ सिंह के उपन्यास रेहन पर रघु 2008 और काशी का 80 2002, अलका सरावगी के उपन्यास एक ब्रेक के बाद 2008 और राजू शर्मा के उपन्यास विसर्जन 2009, संजीव के उपन्यास रह गई दिशाएं इसी पार 2011 आदि कई उपन्यासों में हम इस प्रतिरोध को देख सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो ईंधन भारतीय जीवन पर भूमंडलीकरण के प्रभावों की कथा है। ऐसा प्रभाव जिसने न केवल उसके बाह्य जीवन को बदल कर रख दिया है बल्कि उसके भीतरी जीवन में भी गहरी सेंध लगाई है और उसके संबंध विधान को गंभीर ठेस पहुंचाई है। राजू शर्मा का उपन्यास विसर्जन भूमंडलीकरण के दौर में ग्लोबल पूंजीवाद और बाजार के कुचक्रों को अनावृत करने वाला उपन्यास है। वहीं अलका सरावगी ने अपने उपन्यास एक ब्रेक के बाद में बहुत विस्तार से कारपोरेट जगत और व्यवसाय जगत को सामने रखते हुए भारत की अर्थ संस्कृति, कंप्यूटर क्रांति, विकास गति आदि के लाभ हानि पर विमर्श खड़ा कर दिया है। वहीं बात किया जाए कि भूमंडलीकरण के तीव्र प्रसार ने
वृद्धावस्था पर दो तरफा हमला बोला है। एक तो इसने वृद्ध और उसके संतानों के बीच की भौगोलिक दूरी को बढ़ाया है और दूसरी नई पीढ़ी को अपने वृद्ध पारिवारिक सदस्यों के प्रति संवेदनहीन बना दिया है। रेहन पर रघु में यह समस्या गहराई से उभरी है। बात करें कि भूमंडलीकरण हमारी अस्मिता के लिए गंभीर खतरे पैदा करता है। इस खतरे के प्रति चिंता काशी का 80 में देखी जा सकती है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से सब कुछ को बिकाऊ बना दिया है। संजीव ने इस स्थिति का चित्रण अपने उपन्यास रह गई दिशाएं इसी पार में विस्तार पूर्वक किया भी है। अब बात करें कि सांप्रदायिकता से संबंधित उपन्यासों की, तो समकालीन उपन्यासकारों ने सांप्रदायिकता के मनुष्य विरोधी स्वरूप की पहचान करते हुए उस पर गहरी दृष्टि डाली है। विशेषकर अंतिम दशक एवं प्रथम दशक के कई उपन्यासकारों ने सांप्रदायिकता की समस्या को विषय वस्तु के स्तर पर ग्रहण करते हुए उपन्यास लिखे हैं। वहीं 1992 में बाबरी मस्जिद की घटना सांप्रदायिकता का एक नया पहलू सामने लेकर आई और इसने हिंदी उपन्यास को काफ़ी प्रभाव डाला। इसी परिप्रेक्ष्य में गीतांजलि श्री ने अपने उपन्यास हमारा शहर उस बरस में सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवादिता के विमर्श को भिन्न दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। इस उपन्यास में धर्मनिरपेक्षता, धर्म सहिष्णुता, मजहबी कट्टरपन, राष्ट्रवाद की प्रचलित धारणा का विखंडन करते हुए मनोदशा का अन्वेषण किया गया है, जो अंततः सांप्रदायिक होने को अभिशप्त है। वहीं दूधनाथ सिंह का आखिरी कलाम 2003 में हिंदू फांसीवाद खतरे की पृष्ठभूमि में लिखा गया एक ऐसा ही उपन्यास है, जिसकी कथावस्तु बात किया जाए, धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र, मीडिया, मुसलमान, वामपंथ से लेकर लोहियावादी राजनीति तक विस्तृत है। वहीं आखिरी कलाम में दूधनाथ सिंह ने अंतर वस्तु को ही जोखिम नहीं, रूपगत संरचना को भी तोड़ने का जोखिम उठाया है। इस उपन्यास में अखबारी कतरनों, डायरी, तिथियों, भाषणों एवं यात्रा वृत्तांत की एक ऐसी वैचारिक निर्मित की है जो हस्तक्षेपकारी है। सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता की चर्चा करते समय हिंदी उपन्यासकार प्रायः हिंदू मुस्लिम संबंधों एवं हिंदुत्व और इस्लाम की टकराहट तक सीमित रहते थे। ठीक है, उनका सांप्रदायिक उपन्यास लिखने का सिर्फ एक ही अर्थ होता था कि वो हिंदू और मुस्लिम से बाहर ही निकलते थे। तेजिंदर ने अपने उपन्यास काला पादरी 2002 में सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता के इस विमर्श का ईसाइयत तक विस्तृत किया है। यानी इन्होंने कट्टरता में जो है या फिर सांप्रदायिकता के अंतर्गत ईसाई को भी शामिल किया है। सांप्रदायिकता एवं फांसीवाद के विमर्श से संबंधित अन्य उपन्यासों में कितने पाकिस्तान 2000 में कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया था, उन्माद 1999 में भगवान सिंह के द्वारा आदि जो है उल्लेखनीय है सांप्रदायिकता उपन्यासों के अंतर्गत अगर देखा जाए। अब बात करते हैं वृद्धावस्था से संबंधित उपन्यास। समकालीन समय में वृद्धावस्था की समस्या बहुत गहरी हो गई, जिसे लेकर पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी दोनों के उपन्यासकारों ने विभिन्न दृष्टिकोण के उपन्यासों की सर्जना की। महत्वपूर्ण उपन्यास को बात किया जाए तो निर्मल वर्मा का अंतिम अरण्य, कृष्णा सोबती का समय सरगम और चित्रा मुदगल का गिलीगडू, ममता कालिया का दौड़, इन सभी उपन्यासकारों में वृद्ध जिंदगियों का यथार्थ अलग अलग रूप में व्यक्त हुआ है। ठीक है, वहीं दलित विमर्श से संबंधित उपन्यासों की अगर बात किया जाए तो दलित विमर्श से संबंधित उपन्यास किस तरीके से लिखे जा रहे थे उनकी अगर हम बात यहाँ पे करें तो देखिए, वैसे तो बात करें तो हिंदी में दलित जीवन को प्रेमचंद से लेकर अब तक के कई उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में चित्रित किया है, लेकिन दलितवादी विमर्श के अनुसार दलित लेखक ही दलित जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति कर सकता है। ध्यातव्य है कि दलित विमर्श सहानुभूति के स्थान पर स्वानुभूति को प्रश्रय देता है, यानी सहानुभूति उनको नहीं चाहिए। जयप्रकाश कदर्भ का छप्पर, मोहनदास नैमिषराय का मुक्ति पर्व, हरनोट का हिडिंब आदि महत्वपूर्ण दलित हिंदी उपन्यास हैं। बात करें कुछ दलित उपन्यास और उपन्यासकारों के उनके, तो पहला है रूपनारायण सोनकर का सुअरदान, अजय नावरिया का उधर के लोग,
और डॉक्टर धर्मवीर का पहला खत। आदिवादी आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यासों की बात करें तो आदिवासी विमर्श से संबंधित उपन्यासों में आदिवासियों की जीवन संस्कृति और जीवन संघर्षों का चित्रण हुआ है। ऐसे उपन्यास आदिवासी अस्मिता के प्रति प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। आदिवासी विमर्श के उपन्यासकारों में आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों वर्ग के उपन्यास शामिल होते हैं। वहीं बात करें तो हरिराम मीणा का धूड़ी तपे तीर, रणेंद्र का ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता देश, राकेश कुमार सिंह का जो इतिहास में नहीं है, पुन्नी सिंह का सहराना और श्री प्रकाश मिश्र का जहां बास फूलते हैं आदि आदिवासी विमर्श से संबंधित महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। हरिराम मीणा धूड़ी तपे तीर उपन्यास के द्वारा मानगढ़ पर्वत यानी गुजरात राजस्थान का सीमावर्ती इलाका पर जलियांवाला बाग से 3 गुना अधिक आदिवासियों की शहादत का ऐतिहासिक विश्लेषण मार्मिक रूप में करते हैं। रणेंद्र ग्लोबल गांव के देवता और गायब होता देश उपन्यासों के माध्यम से भूमंडलीय दुष्प्रभावों को झारखंड के आदिवासियों के संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं। वहीं अब बात करते हैं अगले उपन्यास की, स्त्री विमर्श से संबंधित उपन्यासों की। देखिए, मृदुला गर्ग के उपन्यासों में कठगुलाब, चितकोबरा एवं मिलजुल मन 2009 में स्त्री मुक्त चेतना का रचनात्मक अंकन हुआ है। मृदुला गर्ग ने उन्होंने कठगुलाम में नारी मुक्ति विषयक अपने प्रौढ़ चिंतन का परिचय देते हुए नारी शोषण के सभी रूपों को नारी के सामर्थ्य का समुचित चित्रण किया है। प्रभा खेतान का उपन्यास छिन्नमस्ता नारी जीवन की उन छुपी सच्चाइयों का उद्घाटन करता है जो अपनी समस्त विद्रूपता, विकृति और कुत्सा के बावजूद भारतीय समाज का क्रूर यथार्थ है। इस उपन्यास की केंद्रीय पात्र प्रिया मारवाड़ी समाज की घुटन भरी संस्कृति से लेकर कारपोरेट कल्चर तक शोषण का शिकार होती है। परिवार, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन आदि प्रत्येक स्तर पर स्त्री किस प्रकार पुरुष शोषण का शिकार होती है, इसका अनावरण लेखिका ने स्तब्धधारी ढंग से किया है। नमस्ता में, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो मैत्रेयी पुष्पा ने अपने उपन्यासों इदन्नम और अल्मा कबूतरी चाक आदि में स्त्री मुक्ति के प्रश्न को उठाया है। इनमें चाक ग्रामीण पृष्ठभूमि में अत्यंत सशक्त रूप में स्त्री अस्मिता के स्तर को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। वहीं चाक की रेशम विवाह संस्था के बाहर भी गर्भधारण का अधिकार चाहती है और सारंग पति पुत्र सास ससुर से भरे पूरे परिवार में होते हुए भी प्रेम करने का अधिकार चाहती है, ठीक है, सारंग। और रेशम जो है विवाह संस्था से बाहर गर्भधारण का अधिकार चाहती है, यानी जरूरी नहीं है कि विवाह करने के बाद ही बच्चा पैदा किया जाए, तो उसने इसका जो है विरोध किया है। वहीं चित्रा मुदगल का आवा, मंजुल भगत का अनारो, नासिया शर्मा का सालमली, गीतांजलि श्री का तिरोहित आदि उपन्यासों में अपने अपने ढंग से स्त्री मुक्ति चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति दिखाई देती है। समग्रतः हम कह सकते हैं कि स्त्री मुक्ति चेतना हिंदी उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो पुरुष वर्चस्ववाद को तोड़ने का रचनात्मक प्रयत्न करता है। इतिहास की पुनर्व्याख्या से संबंधित उपन्यास की बात करते हैं, यानी ऐसे कौन से उपन्यास हैं जो इतिहास की पुनर्व्याख्या करते हैं। देखिए, स्वातंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास में इतिहास को लेकर बहुत ही कम उल्लेखनीय उपन्यास दिखाई देते हैं, लेकिन समकालीन उपन्यास में यह प्रवृत्ति बढ़ी है और इतिहास को पुनर्व्याख्यायित करते हुए कई महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना हुई है। महत्वपूर्ण उपन्यासों की अगर बात करें तो पहला उपन्यासकार है कमलाकांत त्रिपाठी, जिसका है पाहीघर। ये 1857 के विद्रोह का जनपक्ष घर समझ के साथ प्रस्तुति की गई है। अमरकांत का इन्हीं हथियारों से 2003 में ये 1942 के विद्रोह का निम्नवर्गीय प्रसंग के तहत चित्रण किया गया है। कुछ जीवनी परक उपन्यासों की भी रचना हुई है, जिनमें निम्नांकित 2 उपन्यास बहुचर्चित है। अब वो कौन कौन से जीवनी परक उपन्यास है उनकी बात करें
पहला है गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया, जो कि गांधी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास में संबंधित बताया गया है, और दूसरा है संजीव, जो कि सूत्रधार इन्होंने लिखा था 2002 में। ये भिखारी ठाकुर के जीवन को बताता है। आतंकवाद व अन्य राजनीतिक सामाजिक समस्याओं से संबंधित उपन्यासों की अगर बात हम करें तो समकालीन हिंदी उपन्यास आतंकवाद, निम्न वर्गीय जीवन की विडंबनाओं, सामाजिक बदलाव की आकांक्षाओं, अपराध और राजनीति के आतंक, मूल परिवर्तन एवं पीढ़ी संघर्ष, विस्थापन आदि स्थितियों के चित्रण की दृष्टि से भी समृद्ध दिखाई देता है। प्रमुख उदाहरण की बात करें तो जैसे तरसेम गुजराल का जलता हुआ गुलाब आतंकवाद की समस्या बताता है। विनोद कुमार शुक्ल का दीवार में एक खिड़की रहती थी निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओं को बताता है। मनमोहन पाठक का गगन घटा गहरानी 2015 में बिहार के पलामू क्षेत्र में सामंतशाही के विरुद्ध चल रही लड़ाई के बारे में बताता है। इसके साथ ही साथ में संजीव संजीव का जो है सूत्रधार 2002 में अपराध और राजनीति का आतंक बताता है। गिरिराज किशोर का ढाई घर समाज में मूल्यों परिवर्तन एवं पीढ़ी संघर्ष को बताता है। वीरेंद्र जैन का डूब और पार बांध निर्माण के कारण विस्थापन की समस्या को यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, और ये बात करते हैं महाभोज। पहला उपन्यास हमारा स्टार्ट होता है आज से, महाभोज। ठीक है, तो इसी वीडियो में यहाँ पे महाभोज के स्टार्ट कर देते हैं। तो महाभोज की संवेदना पक्ष को हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, संवेदना पक्ष की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हिंदी साहित्य 60 के दशक के बाद आमतौर पर मोहभंग के कारण ऐसी अवस्था में था जहां बाहरी सामाजिक जीवन के स्थान पर व्यक्ति के आंतरिक जगत का मनोविश्लेषणवादी अस्तित्ववादी विश्लेषण प्रमुख हो गया। यानी 60 के दशक 1960 के बाद में जो है क्या हुआ कि आज़ादी का मोहभंग हो गया, आज़ाद हो चुका था। अब क्या हुआ कि बाहरी पक्षों को ना शामिल करके जो लेखक था वो आंतरिक पक्षों में, ठीक है, आंतरिक पक्षों में मतलब हमारे मन में विचार किस तरीके से आते हैं, मनोविज्ञान किस तरीके से है, तो मनोविश्लेषणवादी अस्तित्ववादी इस तरीके से जो है रचनाएं शुरू हो गई थी। 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में तेजी से स्थितियां बदलने लगी। अब महाभोज में लेखिका ने भयावह होते हुए इसी यथार्थ को समझने का ईमानदार प्रयास किया है। यानी उन्होंने क्या किया है कि राजनीति में जिस प्रकार से परिवर्तन किया है उसी को यहाँ उसी परिवर्तन को जो ध्यान में रखते हुए इन्होंने रचना की है। लेखिका का दृष्टिकोण बात करें तो देखिए, लेखिका का दृष्टिकोण अगर हम बात यहाँ पे करें तो महाभोज के प्रतिपाद्य को समझने के लिए लेखिका दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है। यह दृष्टिकोण उपन्यास की भूमिका तथा समर्पण के वक्तव्यों को स्पष्ट होता है। लेखिका की मान्यता है कि हमारा परिवेश ही हमारे व्यक्तित्व को और नियति को निर्धारित करता है। यानी जिस प्रकार से हमारा परिवेश होगा, आसपास के लोग होंगे, उसी तरीके से हमारा जो है व्यक्तित्व डेवलप होगा। ठीक है, विकास करेगा। लेखिका स्पष्ट कहती है कि इस परिवेश के प्रति किसी भी दायित्वशील व्यक्ति को जवाबदेही महसूस करनी चाहिए। वे उपन्यास की भूमिका में लिखती है कि संभवतः इस उपन्यास की रचना के पीछे यही प्रश्न रहा हो, इससे मैं अपने व्यक्तित्व और नियति को निर्धारित करने वाला परिवेश के प्रति क्रीड़ा शोध के रूप में देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि लेखिका व्यक्तित्व को त्याज्य मानती है। उनका मान्यता है कि यदि हमारा परिवेश स्वस्थ हो तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत और आंतरिक पक्षों पर ध्यान देने का पूरा अधिकार है। किंतु यदि परिवेश स्वस्थ नहीं है तो समाज का सदस्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का प्राथमिक दायित्व बनता है कि वह पहले परिवेश के लिए चिंतित हो। भूमिका उनका कथन है कि जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अपने अंतर जगत में बने रहना या उसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासंगिक या हास्यास्पद और किसी हद तक अश्लील नहीं लगता? यानी आप खा रहे हैं और बाहर गरीब मर रहा है, ठीक है, आप कूड़ेदान में भोजन को फेंक रहे हैं,
तो अंदर आग लगी है, बाहर आग लगी है और आप अंदर से संतुष्ट हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी हद तक अप्रासंगिक या फिर हास्यास्पद या फिर अश्लील भी किसी मात्रा में कहा जा सकता है। महाभोज रचनाकार ने अपने समय के तमाम अंधेरे को व्यक्त करने का प्रयास किया है। आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी के सपनों की मौत कैसे हुई, नई नई शक्तियों ने देश को कैसे बांटा, नए नेतृत्व ने किस प्रकार लोकतंत्र का माहौल बनाया है, सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तनों को किस प्रकार रोका गया है, तथा इन सारे अंधेरों के बावजूद किस प्रकार स्थितियों के समाधान की संभावना बची हुई है, इस संश्लिष्ट यथार्थ को रचना के चरित्रों व घटनाओं की परस्पर अंतरक्रियाओं के माध्यम से उभारा गया है। राजनीतिक विकृति की बात करें महाभोज में, तो महाभोज जो है, महाभोज की मूल समस्या राजनीतिक विकृति की है। भारत की स्वाधीनता के बाद लोकतंत्र स्थापित हुआ, किंतु लोकतंत्र धीरे धीरे कैसे भीड़ तंत्र में बदलता गया, इस उपन्यास में बार बार इस प्रश्न को उठाता है। लोकतंत्र के आने के बाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि राजनीति सामाजिक जीवन की धुरी बन गई। जो राजनीति है वो सामाजिक जीवन की धुरी बन गई। किंतु भारत में जिस दौर में लोकतंत्र का विकास हुआ, वह दौर आम जीवन के लिए अशिक्षा, गरीबी का समय था। इस समय आम आदमी समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसे आधुनिक मूल्यों से अनभिज्ञ था। यानी उनको पता ही नहीं था कि स्वतंत्रता क्या होती है, न्याय क्या होता है, आदमी की समानता क्या होती है। तो लोकतंत्र में किस प्रकार विवेकशील निर्णय लिए जाने चाहिए, वह इन बातों से बेखबर था। इसी स्थिति के कारण राजनीति में संवेदनहीन अवसरवाद पैदा हुआ, भ्रष्टाचार पनपने लगा और एक अविश्वसनीय किस्म की दिखावटी नेतृत्व विकसित होने लगी। इस रचना में राजनीति के संवेदनहीन अवसरवादिता को निम्न कथन के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला है कथन कि ज्योतिष पर अनंत विश्वास है सुकुल बाबू को। नीलम तो अभी पिछले महीने ही पहना है और देखो रंग लाया बीसू की मौत। लगता है जैसे थाली परसकर मौका आ गया है उनके सामने। दिखाया गया किस तरीके से अंधविश्वास जो है छाया हुआ है। जब आम जनता, यहाँ पे विश्वास है सुकुल बाबू को, ठीक है, ये अंधविश्वास है कि नीलम जो पहना है उन्होंने गले में, उसने रंग लाया है और बिशु की मौत इसी के कारण हुई है। थाली में परसकर मौका आ गया उनके सामने, ठीक है। तो जब आम जनता अपने प्रतिनिधियों के संबंध में विवेकशील निर्णय लेने में असफल सिद्ध होती है, तो दिखावे की राजनीति का प्रचलन बढ़ने लगता है। राजनीति के विद्वान मानते हैं कि औसत भारतीय राजनीति में विवेक का कम, भावना का इस्तेमाल अधिक होता है। यही कारण है कि चुनाव के अचानक पहले चुनाव जीतने की रणनीति सामूहिक मनोविज्ञान पर निर्भर करती है और नेतृत्व वर्ग को इस झूठे नाटकों के माध्यम से जनता को आकर्षित करना पड़ता है। इसका एक बेहद जटिल प्रसंग तब सामने आता है जब दास साहब जो है हीरा को कार में बैठाते हैं। अगर आप कहेंगे तो उस उपन्यास को जो है मैं पढ़ भी दूंगा, ठीक है, समझा भी दूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ दिया है इस उपन्यास को। तो बात करें तो दास साहब ने उसे गाड़ी में बैठने को कहा तो एकदम हकबका गया, ठीक है, उसका बेटा मर गया था और जो है इसी सहानुभूति को जो है उन्होंने उठाया। जिंदगी में कब नसीब हुआ उसे गाड़ी में बैठना, और वह भी दास साहब की गाड़ी में। दास साहब के इस बड़प्पन के आगे नतमस्तक हो आए। बड़े बूढ़ों को तो सबरी और निषाद की कथाएं याद हो आई। किसी किसी को ईर्ष्या भी हो रही है कि हीरा, बेटे तो जाने कितने को मरते हैं पर ऐसा मान, ठीक है। तो लोकतंत्र में जैसे जैसे दिखावा महत्वपूर्ण होता है, वैसे वैसे नेताओं का व्यक्तित्व दोगला होने लगता है। जो वह वस्तुतः सोचता है उसे व्यक्त नहीं कर सकता, जो व्यक्त करता है उसे महसूस नहीं कर सकता। सफल नेता वही है जो व्यक्तित्व के भीतर तक ऐसे दोगलेपन का विकास करे कि उसका वास्तविकता छिपी रहे और कृत्रिम आदर्श व्यक्त होते रहे। यही कारण है कि ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी दास साहब राजनीति की बेहद उलझी हुई स्थितियों में भी सफल होते हैं। उनका संबंध, उसे संबंधित लेखिका कहती है, दास साहब जो है वो कहीं ना कहीं आम जीवन को समझते हैं, ठीक है, और आम जीवन से संबंधित ही वे व्यवहार करते हैं। तो बात को अपने से अपने मन में होने वाली उथल पुथल को काट कर भी किया जा सकता है। यह गुण कोई दास साहब से सीखे, ठीक है।
तो अपने अंदर ही अंतर्द्वंद को, उथल पुथल को काट कर किस तरीके से बात को जो है जनता के सामने रखते हैं जो सही होता है। ठीक है, तो ये कोई दास साहब से सीखे। ये क्या होती है, कला होती है राजनीतिक राजनेताओं में। तो वही चीजें जो है लेखिका ने दर्शाने की कोशिश की है। अब बात करें तो लेखिका उपन्यास में राजनीति के तमाम प्रसंगों को बेहद सूक्ष्मता के साथ व्यक्त करने में सफल हुई है। 1967 से भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार का खुला खेल हुआ और सांसद धन पद के खातिर अपने दल की विचारधारा खुलेआम समझौता करने लगे। यह भ्रष्टाचार की मानसिकता समय के साथ साथ बढ़ती गई और आज तो पूरे नंगेपन के साथ हमारे सामने प्रश्न बनकर खड़ी है। राव और चौधरी के माध्यम से रचनाकार ने इसी लालची मानसिकता को प्रस्तुत किया है। इन दोनों की बेशर्म मांग सुनने के बाद लोचन बाबू सोचते हैं, इस क्रांति का सपना देखा था क्या, और क्या यही इसी टुच्चेपन की सौदेबाजी के लिए मंत्रिमंडल गिराने की बात सोच रहे हैं वे। नाम, चेहरे, लेबुल भले ही अलग अलग हो, पर अलगाव और कहाँ। शुक्ल बाबू, दास साहब, राव, चौधरी सब एक ही तो हैं। सामाजिक विकृति की बात करें महाभोज में तो देखिए, महाभोज मूल रूप से भारतीय राजनीति की विकृतियों पर टिप्पणी करता है, साथ ही सामाजिक जीवन के कई अन्य पक्षों पर विचार करता है। इसी संबंध में दो प्रसंग दृष्टव्य हैं जो 1970 के दशक में भारतीय समाज को बुरी तरह मथ रहे थे। ये प्रसंग है जातीय संघर्ष और गांव शहर का द्वंद्व। पिछली एक शताब्दी में कई सामाजिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से पूरे भारत में पिछड़ी जातियों के जीवन को सुधारने के पुरजोर प्रयास हुए। आज़ादी के बाद इन प्रयासों को संवैधानिक आधार मिलने लगा, जिससे जातीय संघर्ष बहुत तेजी से विकसित हुए। 70 के दशक में ये जातीय तनाव अपने चरम स्थिति में थे। इसी समय वह प्रसिद्ध बेलछी कांड हुआ, जिसमें पहली बार ऊंची जातियों के कुछ लोगों ने कुछ हरिजनों को जिंदा जला दिया था। इसी कांड से आहत होकर नागार्जुन ने हरिजन गाथा कविता लिखी थी और कहीं कहीं न कहीं इसकी परछाई महाभोज की पृष्ठभूमि का कार्य भी कर रही है। शुरू में यह संगीत है, महीने भर की ही तो बात है। गांव की सरहद से जरा परे हटकर जो हरिजन टोला है, वहां कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी, आदमियों सहित। ठीक है, तो ये बेलछी कांड को ही दर्शाया गया है। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि निम्न कही जाने वाली जातियों में सामाजिक व्यवस्था में समानता के लिए अपना दावा ठोक दिया। वर्ण व्यवस्था भारत के सामाजिक जीवन में हजारों वर्षों से धूरी का काम करती आई है और संस्कारों के स्तर पर औसत भारतीय के मन में बैठ चुकी है। संवैधानिक तौर पर समता मूलक समाज की स्थापना के बाद जैसे जैसे पिछड़े और दलित तबके के लोगों में अपने अधिकारों की चेतना पैदा हुई, वैसे वैसे सामाजिक संघर्ष तीव्रता से बढ़ने लगा। जो हजारों वर्षों से प्रताड़ित थे और वे झुकने को तैयार न थे, और जिनमें हजारों वर्षों से एक श्रेष्ठता गणति पैदा हो गई थी, वे परिवर्तन को स्वीकार करने को तैयार न थे। यह उपन्यास जोरावर के चरित्र के माध्यम से स्पष्ट दिखाई देता है। और संक्रमण के इस काल में प्रभु वर्ग कैसे जड़ बना हुआ है और बदलने को तैयार नहीं है। जब दास साहब जोरावर को समय के साथ चलने की सलाह देते हैं तो जोरावर कहता है, इन हरिजनों के बाप दादे हमारे बाप दादों के सामने सिर झुकाकर रहते थे। झुके झुके पीठ का कमान की तरह पीठ जो है टेढ़ी हो जाती थी, और ये ससुरे सीना तान कर आंख में आंख डालकर गाड़ कर बात करते हैं। बर्दाश्त नहीं होता यह सब हमसे। ठीक है, तो ये रूढ़िवादिता कहीं ना कहीं दर्शाया गया है जो कई सदियों से चला आ रहा है हमारे मन में। जैसे जैसे भारतीय समाज में लोकतंत्र तथा आधुनिकता की शक्तियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे जाति व्यवस्था की सामाजिक रूप भी कमजोर हुआ। पर लोकतंत्र के विकास ने एक अजीब स्थिति पैदा की और जाति राजनीतिक जीवन की धुरी बन गई। स्वस्थ लोकतंत्र की शर्त थी कि लोग अपने हित समूह की पहचान तार्किक रूप से करें, किंतु अशिक्षा जैसी स्थितियों ने जाति को ही हित समूह बना दिया। इससे जातियां वोट बैंक बनी। ऐसे नेता पैदा हुए जिन्होंने निम्न कही जाने वाली जातियों की भावनाओं को उभारा, किंतु
उनके वास्तविक जीवन में सुधार के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया। इस कारण सामाजिक परिवर्तन की सब प्रक्रिया विकृतियों की शिकार हुई। उदाहरण के लिए दा साहब हरिजनों के वोट लेकर सत्ता में पहुंचे हैं, पर शुभचिंतक जोरावर के हैं। अब सरोहा के चुनाव में सुकुल बाबू हरिजनों की भावनाओं में तूफान पैदा करके सत्ता में पहुंचना चाहते हैं, पर उनकी अपनी मानसिकता निम्न तबकों के प्रति घृणा से भरी है और वे सोचते हैं अब बचे हुए सारे वोट अपने पक्ष में करने पड़ेंगे, तब बात बनेगी। और पर इन नीची जाति वालों का कुछ भरोसा नहीं। महाभोज में ये कथन है, आप इसको कथन को जब महाभोज में पढ़ेंगे तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, क्या होता है, दास साहब होते हैं, सुकुल बाबू होते हैं, ठीक है, तो दो नेता होते हैं, बाकी एक निम्न कही जाने वाली जाति होती है। और जब ये राजनीतिक पक्षों को आपस में खेलते हैं, यानी जब वे वोट मांगने जाते हैं, तो किस तरीके से राजनीति होती है। जो है बिशु की मृत्यु, एक लड़का होता है नीच कही जाने वाली जाति में जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु पर ही राजनीति ये लोग खेलते हैं कि उसको हम न्याय दिलाएंगे। फिर दूसरे सुकुल बाबू आते हैं, फिर दास साहब आते हैं, ठीक है। तो ये दो पक्ष जो है आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं और सामाजिक मुद्दों को कहीं ना कहीं उठा करके जनता के सामने किस तरीके से पेश करना है, वही सब की राजनीति चलती रहती है। ठीक है, इसमें कई सारे कैरेक्टर आपको दिखेंगे, जोरावर सिंह दिखेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अभी हम अगले वीडियो में। एक वीडियो हम ऐसा बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ महाभोज को पढ़ेंगे। तो अगर आपने महाभोज पढ़ रखा है तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपके। तो महाभोज में भारतीय समाज के एक ऐसे बड़े संक्रमण का गहरा विमर्श किया गया है। भारत स्वाभाविक रूप से गांवों में बसता है, किंतु सत्ता का चरित्र ऐसा है कि शक्ति हमेशा शहरों में केंद्रित रही है। आज़ाद हिंदुस्तान में लोकतंत्र के विकास से बड़ा परिवर्तन पैदा किया है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता का निर्धारण संख्या से होता है और संख्या की दृष्टि से निम्न जातियां व ग्रामीण लोग बहुत बेहतर स्थिति में हैं। अतः राजनीति के केंद्र में अचानक गांव व पिछड़े तबके आने लगे। 70 के दशक के आसपास यह संक्रमण एक विशेष स्थिति में था। नेतृत्व प्रायः शहरों तक सीमित था, किंतु उसकी मजबूती थी कि वह गांव के अनुकूल खुद को ढाले। ऐसे में महाभोज के कई पात्र ऊपर के ग्रामीण के प्रति सहानुभूति जताते हुए भी भीतर से उनके प्रति उपेक्षा व घृणा जैसे भाव रखते हैं। इस संबंध में बिहारी भाई की टिप्पणी महत्वपूर्ण है, जिसमें वे गांव के लोगों को सरल प्रकृति का क्षुब्ध है। वे कहते हैं, अजीब अहमक है ये रसाले देहाती भी, परसों सवेरे से कितना समझाया। फिर बीच में कुछ लाइन थी, किस तरह तैयार किया, पर दास साहब हीरा के घर चले गए और अपनी गाड़ी में बैठा लिया तो सब निहाल हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से जो दलित वर्ग हैं, अगर उनको थोड़ी सी सहानुभूति दिखा दिया जाए तो कैसे जो है बड़े आसानी से साथ कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अपनी विचारधारा बदल देते हैं, क्योंकि वो वंचन का शिकार रहे हैं। तो वंचन अगर को हटा करके कोई बड़ा आदमी या फिर कोई बड़े अहदे पे इंसान बैठा जो सामाजिक तौर पर, जो आर्थिक तौर पर अच्छा है, ठीक है, जैसे मुख्यमंत्री अगर आपके घर आ जाए किसी दलित वर्ग के, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो वही चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है कि दास साहब जब आते हैं तो हीरा को अपनी गाड़ी में जब बैठाते, तो इससे जो है गांव वालों पर असर कर पड़ता है काफ़ी सारा। तो असर पड़ता है तो कहीं ना कहीं जो उसके विपरीत सुकुल बाबू थे, तो उन्होंने अपने आदमी को भेज रखा था कि गांव में समझा दो कि जो है इनके खिलाफ नारा लगाना है और 10-15 गुंडों को तैनात भी कर दो, लेकिन वे विफल रहते हैं, क्योंकि सुकुल बाबू जो है वो दास साहब जो है वो समझते हैं। ठीक है, जो इंसान होता है उसकी जो मनोवृत्ति होती है, जो मनोविज्ञान होता है, उसको समझते हैं। वे आते हैं और सबसे पहले हीरा के घर में जाते हैं, उसको कार में बैठाते हैं, उसको सम्मान देते हैं। बस सामाजिक तौर पर देखा जाए तो सम्मान तो उसको मिल ही गया। तो इसी वजह से चीज़ें बताई गई हैं। इसी प्रकार महाभोज में जिस चरित्र की थानेदार के रूप में कल्पना की गई है, वह भी ग्रामीणों की सरलता को लेकर बेहद आक्रामक मुद्रा में है। पुलिस व शासन व्यवस्था कल्याणकारी राज्य में कैसी होनी चाहिए, यह मूल्य इस थानेदार की सोच से बाहर है। उसकी दृष्टि में पुलिस का काम दमन करना मात्र है, अतः वह ग्रामीणों को शत्रु भाव से देखता है और मानता है इसके साथ सख्ती किए बिना कोई चारा नहीं। वह सोचता है इन देहातियों से पाला, थानेदार कहता है, इन देहातियों से पाला पड़ेगा
एक ही दिन में पता लग जाएगा जब तहसीलदार जी आते हैं। ठीक है, शहरी लोग भरे नरमी से काबू में आ जाते हैं, पर ये देहाती भुच्च डंडे के बिना कोई रास्ते पर ला सकता ही नहीं भला। ठीक है, ये जो है हवलदार दरोगा सोचता है जब तहसीलदार जी आते हैं स्टेटमेंट लेने गांव का। ठीक है, ये दरोगा के द्वारा सोचा गया वाक्य है, वही चीज़ें दर्शाया गया है। अब बुद्धिजीवी वर्गों की भूमिका की बात करते हैं। तो महाभोज की लेखिका ने समाज के जीवन में इस बहुआयामी विकृतियों के पैदा होने के कारण की सम्यक खोज की है। उनका मानना है कि यदि समाज में कहीं कुछ गलत है तो उसके पीछे एक सीमा तक बुद्धिजीवियों का दायित्व भी है, क्योंकि समाज को समुचित विचार देने का कार्य उनका ही है। यदि समाज में अंधेरा व्याप्त है तो उसके चीरने के लिए पहली चिंगारी जलाने का काम बुद्धिजीवियों का है। लेखिका की समस्या ठीक वही है जो अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस कविताओं में लिखते समय मुक्ति बोध के सामने आई थी। वह है कि बौद्धिक वर्ग के प्रायः सुविधाओं के सामने बिका हुआ है। यानी जो बुद्धिजीवी हैं वो भी प्रायः क्या होते हैं, सुविधाएं उनके मिलती रहती हैं तो वे भी अपनी आवाज़ नहीं उठाते। बुद्धिजीवी मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, जिनको पता है समाज के बारे में, संविधान के बारे में, लेकिन वो भी जब सुविधाएं पाते हैं तो उस सुविधाओं के आड़ में वे भी चुप रहते हैं। समाज में जो चल रहा है वो चलने देते हैं। ठीक है, जब काम चल ही रहा है तो अभी आप इसका उदाहरण भी देखेंगे कि संपादक के माध्यम से किस तरीके से। इस उपन्यास में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में विख्यात पत्रकारिता पेपर के वास्तविक चरित्र का उद्घाटन किया गया है। लोकतांत्रिक सत्ता अपने रास्ते से न भटके और यदि भटके तो उस पर वैचारिक प्रहार किया जा सके। इस उद्देश्य को सामने रखने वाली पत्रकारिता जब सत्ता से चाकर बन जाती है तो वही स्थिति बनती है जो महाभोज के दत्ता बाबू की हुई है। बिकी हुई बुद्धि किन तनावों से ग्रस्त होती है, इस उपन्यास में तीखे व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो ये देखते हैं। रोज ही कागज रगने वाले के लिए लिखना इतने संकट का काम हो सकता है, यह पहली बार महसूस हुआ कि दत्ता बाबू ने पहली बार महसूस करा दिया। दत्ता बाबू ने 2 लाइनें लिखते ही 4 काटते। दत्ता बाबू के बारे में लिख ही रहे थे। दत्ता बाबू बड़े बड़े आदमी, ठीक है, सीएम के पद पर तैनात, तो अगर कुछ भी गलत लिखा तो पूरी नौकरी खा जाएंगे। इस समय अपने लिखे को अपनी नज़रों से नहीं वरन दा साहब की नज़रों से देखकर तौल परख रहे थे दत्ता बाबू। ठीक है, तो जो है दा साहब उस समय के सीएम थे, तो उनकी नज़रों से जो है, क्योंकि वो उस समय के राजनेता थे, तो इस समय क्या हुआ कि उनको इस बातों का ध्यान रखना होता था, क्योंकि दा साहब ने उनको समझा दिया था कि जो आपने लेख लिखे हैं जाके उसको सुधारिए, उसको काटिए, ठीक है, मिल को रुकवाइए और वापस से संपादन कीजिए, और जैसा दा साहब ने कहा था उसी तरीके से लिखिएगा। ठीक है, जैसा मैंने कहा है उसी प्रकार से लिखिएगा। तो उन्होंने एक एक शब्द को दा साहब की निगाहों से देखा है। तो वही चीज़ें समझाया गया है कि बुद्धिजीवी भी किस तरीके से जो है गुलाम हो जाते हैं सुविधाओं। वहीं बौद्धिक वर्ग का दूसरा प्रतिनिधि हम महेश है, जो सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य से गांव आया हुआ है अनुसंधान करने के लिए। उसके माध्यम से बौद्धिक वर्ग की दूसरी कमी को प्रस्तुत किया गया है। यह कमी है निर्जीव किस्म की तटस्थता। समाज के कुछ भी घट जाए, सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों की मौत ही क्यों न हो जाए, ठीक है, इसका ही मित्र था जिसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, महेश का ही मित्र था, फ्रेंड था। इन्हीं सामाजिक घटनाओं के में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि अंग्रेजी शब्द भी इस्तेमाल करता था। बौद्धिक वर्ग की इन तटस्थता पर लेखिका ने बिसु के माध्यम पर चोट कराई है। बिसु की मृत्यु जो है, बिसु जो है वो महेश का मित्र ही था, और महेश जो है वो शोधन कार्य के लिए गांव में आया था। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद भी ये चुप था। केवल नाराज ही नहीं, लड़ता था बाकायदा हमसे कि आपसे पढ़े लिखे लोग खाली तमाशबीन ही बनकर बैठे हैं रहेंगे तो इन गरीबों को लड़ाई कौन लड़ेगा। जहां दिन दहाड़े इतना जुल्म होता है वहां कोई कैसे अलग थलग बैठकर खाली कागज पोतता रह सकता है। यह घिसू कहता है, माफ कीजिएगा, बीसू कहता, ठीक है, ये बीसू कहता है अपने मित्र महेश से। ठीक है, क्या फ़ायदा इतना पढ़ लिख कर जब आपको खाली पोतना ही है, जब आप गांव के बारे में कुछ लिख ही नहीं रहे, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ऐसी पत्रकारिता का, ऐसे शोधन कार्य के लिए। उपन्यास के आरंभ में बौद्धिक वर्ग की एक और कमी पर चोट की गई है। कमी यह है कि बौद्धिक वर्ग धीरे धीरे संवेदना से इतना खाली हो जाता है
कि समाज में दिल दहला देने वाली घटनाएं उसे परेशान नहीं करती। उनकी संवेदनाएं बहुत क्षणिक, कमजोर व नपुंसक किस्म की होती हैं, और जो न तो समाज में परिवर्तन करने को तत्पर होती है और न ही परिवर्तन की शक्तियों को स्वीकार करती हैं। हरिजनों को जिंदा जलाए जाने की घटना पर शहरी बुद्धिजीवियों की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी। किसी ने सवेरे खुमारी में अंगड़ाई लेते हुए तो किसी ने चाय की चुस्की के साथ पढ़ा देखा। देखते ही चेहरे पर विषाद और गहरी छाया पुत गई। चाय की घूंट भी चाय की घूंट भी कड़वा हो गया। शायद ढेर सारी सहानुभूति में दुख में लिपट कर निकला, ओह हॉरिबल, सिंपली इनह्यूमन, इनह्यूमन। कब तक यह और सब चलता रहेगा? तत इस तरीके से, और पन्ना पलट गया। थोड़ी देर बाद गांव वालों की जिंदगी की तरह अखबार भी रद्दी के ढेर में लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब समाधान के संकेत, जिसको हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे समझने का प्रयास करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।